हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। जैसा कि आप लोग की डिमांड पे ये सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। जो सब्जेक्ट मैं आज लेकर आई हूँ वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके से नाम बदल के या नाम चेंज करके अलग अलग सेमेस्टर्स में आपके सब्जेक्ट जाए जाएंगे इकोनॉमिक्स के नाम पे। कहीं पर बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा, कहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स रहा तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोनों आ जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो कहीं पर कई यूनिवर्सिटीज़ ने माइक्रो इकोनॉमिक्स अपना सिलेबस का सब्जेक्ट का नाम रखा है, कहीं पर बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेट कर दिया गया है। तो ये जो भी बच्चे आज देख रहे हो, चाहे बीबीए के हो, चाहे बीकॉम के हो, डीटी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे एल यूनिवर्सिटी के हो या अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी क्यों ना हो, अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स, वो सब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो जाए, कंसेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा, वो वही पढ़ाया जाएगा जो हर जगह इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है सेम। अगर हल्का फुल्का जो मैंने स्टडी किया था, कल ही मैंने स्टडी किया था आपके सिलेबस को लेकर, तो अलग अलग जगह के सिलेबस को मैंने कंबाइन करके देखा था। तो यही पता चला था कि उसमें कि जो कुछ कुछ माइनर माइनर चीज़ें हैं, छोटे मोटे चीज़ें हैं, वही बस चेंज आए थे आपके इकोनॉमिक्स में। सिलेबस में हल्का फुल्का ही चेंज था, या यूनिट 1 या यूनिट 2 में ऐसे रिप्लेसमेंट वाला चीज़ था कि कुछ चीज़ यूनिट 2 में था यूनिट 1 में आ गया था। सो इस सब से कोई मतलब नहीं है। हमें हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर आपका है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज योर एजुकेटर सिमरन। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज एज इफ आपका ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, आपके एंट्रेंस अगर आपने दिया होगा तो एंट्रेंस में भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, और जो बच्चे पहले से चैनल पे जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझसे ही पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स। उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था, मतलब होल पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में हमने देखा था। बहुत सारे बच्चे खुश भी थे अपना एंट्रेंस देकर, क्योंकि उनके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए थे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आगे लेके चल रही हूँ आप लोग को, आपके सेमेस्टर में आपका साथ दे रही हूँ। सेमेस्टर में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले स्लाइड्स पे बजाएंगे हम। डोंट वरी, स्लाइड्स है आज हमारे लिए, ठीक। लेकिन इकोनॉमिक्स के स्लाइड्स पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो कि हमने एंट्रेंस टाइम में भी पढ़ा था। अगर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड होंगे यूट्यूब पे तो उसमें जाके भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने कहा ना, इकोनॉमिक्स कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सामने वाला पर्सन पढ़ा रहा है, वो तरीका बदल सकता है पढ़ाने का, थोड़ा बहुत वे ऑफ टीचिंग चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो वही रहेगा, चाहे वो कोई भी बुक उठा लो। ओके, कुछ अच्छी बुक उठाओगे तो उसमें थोड़ा कंसेप्ट को और क्रिस्प कर दिया जाएगा, बढ़िया कर दिया जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आज इकोनॉमिक्स का हम डेफिनेशन देखेंगे। अगर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जनरली लोग बुकिश लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं, पहले जो बुक में दिया रहता है वो सारे लैंग्वेज शुरू रहते हैं कि एक आर्ट है, प्रोसेस है, वट ठीक है। लेकिन हम इसका डिक्शनरी डेफिनेशन पहले देखेंगे। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते थे तो इंग्लिश में ये वर्ड है, तो इस वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है। तो उसी के साथ आज का इस इकोनॉमिक्स वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, तो अगर हम उसे देखें तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो आपके डिक्शनरी में लिखा है वो है द स्टडी, ध्यान से देखना, स्टडी और the study or principle of the way of money, principle of the way of money, business and industries are organized, and industries are organized. ये इस एक लाइन में इकोनॉमिक्स का मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक। डेफिनेशन आगे आपके लिए जरूर लिखा गया है, लेकिन इसको हम एज अ डिक्शनरी आप देखेंगे कि डिक्शनरी एज अ डिक्शनरी में आपका क्या बताएगा इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग। सो सिंपली लिखा है अ स्टडी और प्रिंसिपल, मतलब इकोनॉमिक्स से क्या है। मैंने कहा ना, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी किसी सिद्धांतों पे बेस्ड है। कुछ सिद्धांत हैं, इसके प्रिंसिपल्स हैं, एक स्टडी है, स्टडी किया गया हुआ चीज है, एक टेस्ट किया हुआ चीज है, सिनेरियोस को देखकर उस पर टेस्ट किया गया, प्रिंसिपल बनाया गया, असम्पशंस बनाए गए हैं। तो एक, मैंने कहा स्टार्टिंग में, कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। तो कंसेप्ट को देखना, स्टडी है, कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स की स्टडीज है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या तरीका हो सकता है हमारा किस चीज को यूज करने का, पैसे को यूज करने का, मनी को यूज करने का, बिजनेस कैसे अच्छा कर सकते हैं बिजनेस में, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज,
पैसा, बिजनेस और इंडस्ट्री, ठीक है, मनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, बेहतर तरीके से उससे काम कराया जा सकता है, जितने ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, इसकी स्टडी आपको बताता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या कहाँ से आया है, ये जो वर्ड आया है इसका ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिन एंड आपका ये ओरिजिन कहाँ से आया है, कहाँ से ये वर्ड जो है वो लाया गया है। तो ये वर्ड लाया गया है ग्रीक वर्ड से। कहाँ से लाया गया है, ग्रीक वर्ड से लाया गया है। और वो ग्रीक वर्ड क्या है, बहुत से बच्चे हो अगर एंट्रेंस में पढ़े होगे तो जान रहे होगे कि यस वो कौन सा ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का नाम जल्दी से बोलो हमारे साथ, ओकोनोमिया। ये एक वर्ड है जिसको जिसका क्या मतलब दिया गया, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं हम। पहला है ओकोस और नोमस। क्या मीनिंग होता है इसका, क्या मीनिंग है, सबसे पहले वाले इसका मीनिंग है हाउस, दूसरे वाले का मीनिंग है मैनेजमेंट। तो सिंपली अगर ये डेफिनेशन जो हमने डिक्शनरी में पढ़ा है, मनी, मनी तो सबके पास होता है, मनी सबको चाहिए भी है, तो मनी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे बेहतर तरीके से यूज किया जाए, तो लिटरली देखा जाए तो ये जो इकोनॉमिया वर्ड आया ग्रीक वर्ड से जिसको इकोनॉमिक्स वर्ड दिया गया है, तो ये वर्ड का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ एन हाउस, मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। कैसे आप एक घर को मैनेज करते हो, कैसे आप एक घर को मैनेज करते हो, इसकी बात कौन बताता है आपको, इकोनॉमिक्स बताता है। ये सिंपल वे है आपको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन याद करने का कि इकोनॉमिक्स टेल यू हाउ टू मैनेज योर हाउस। हाउस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हाउस में एक बिजनेस हाउस भी आ गया, इंडस्ट्री भी आ गई, फैक्ट्री भी आ गई, नॉर्मल मनी भी आ गया, हम भी आ गए, आप भी आ गए, इंडिविजुअल आ गया, एक ग्रुप आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, कंपनी आ गई, फर्म आ गई, सब कोई, ईच एंड एवरी पर्सन। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स का जो ऐसा सब्जेक्ट है वो आपके और हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपनी चीजों को बेहतर बनाते हैं। इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट है इसका नाम क्या रखा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात ही करता है कि इंडिविजुअल की, माइक्रो इकोनॉमिक्स बात ही करता है किसकी, एक इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल की बात करता है कि एक इंडिविजुअल चाहे हम आप हो, चाहे कोई एक सिंगल कंपनी हो, चाहे एक सिंगल कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है। एक ऐसा यूनिट जो जिसको सिखाया जाता है, जिसको बताया जाता है कि वो अपना बिजनेस, अपना मनी, अपने इंडस्ट्री को, अपने फर्म को किस तरीके से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती है, मैनेजमेंट कर सकती है अपने हाउसेस का। अब हाउस का मतलब घर ही नहीं है सिर्फ, हाउस का मतलब इंडस्ट्री भी हो जाएगा, कंपनी भी हो जाएगा, फर्म भी हो जाएगा, ईच एंड एवरी पर्सन जो भी जो मैनेजमेंट करना चाहता है, जो भी यूनिट मैनेजमेंट करना चाहता है, उस चीज का मैनेजमेंट करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। ओके, इसी के साथ आज का डेफिनेशन आपके बोर्ड पे भी दिया हुआ है, स्लाइड्स में भी आपने मैंने ऐड कराया था। क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ हाउ स्कार रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमंग कंपीटिंग एंड। तो देखो फिर एक सवाल आता है कि ठीक है हमने मैनेजमेंट करना है हाउस का ताकि हम सही तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें, बेहतर तरीके से काम कर सकें, ये काम तो मुझे करना है, लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ें, एज अ सब्जेक्ट ये क्यों बन गया। सो तीन तीन चीज़ों की वजह से ये एज अ सब्जेक्ट बनाया गया है। सबसे पहला क्या था, इसको लिखा जाए कि आपको ऐसे ओरली बता दूं, चलो लिख देती हूँ, देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहला नीड आया था, सबसे पहला कौन सा प्रॉब्लम अराइज हुआ था आपका, सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम अराइज हुआ था कि ह्यूमन वांट्स क्या है आपके, ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड।
क्या मतलब हो गया, आपके और हमारे जो वांट्स हैं वो क्या कभी पूरे होते हैं? क्या हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमको जो चाहिए था वो मिल गया? क्या जो चाहिए था वो मिलने के बाद दूसरी एक्सपेक्टेशन नहीं स्टार्ट हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं कि हाँ ये हो गया लेकिन अभी ये भी चाहिए? तो जो हमारे ह्यूमंस की नीड्स है, वांट्स है, वो क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? अनलिमिटेड तो है और साथ साथ में क्या है? कंटिन्यूअस है। अनलिमिटेड भी है और कंटिन्यूअस भी, हम हर टाइम मांग करते ही रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आती है? नेक्स्ट आती है कि अब आपका जो रिसोर्सेज है वो क्या है, उसमें कमी है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये इतने अनलिमिटेड वांट को पूरा करने के, अनलिमिटेड जो कंटिन्यूअस वांट जो ह्यूमन कर रहा है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, कमी है, किल्लत है, कुछ ही है और उनको सही तरीके से यूज करना है। तो फिर ये पता चला कि प्रॉब्लम तो ये दोनों आई थी, ये दोनों प्रॉब्लम तो थी, तो अब हमको कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या निकला कि तीसरा क्या है, हर रिसोर्सेज का, जितने भी रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उसका क्या है, हर रिसोर्सेज का, ऑल रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, ऑल रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, सारे रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस है। सो इन्हीं तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बनाया गया कि कैसे आप पता करोगे कि जो ह्यूमंस के अनलिमिटेड वांट्स हैं और जो रिसोर्सेज आपके पास गिने चुने हैं या कुछ हैं, उनमें से आप कैसे बेस्ट आउटपुट दे सकते हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हो। यहाँ पर वही आ जाता है कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी की बात आपकी इकोनॉमिक्स सबको सिखाता है, यही आपको सिखाता है कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। ओके, फिर तीन और प्रॉब्लम आई थी। अब ये तो हो गया, ठीक है, इतना तो हो गया। तो जब हमको ये पता चल गया कि ह्यूमंस के वांट्स जो है अनलिमिटेड है, तो आप ये भी जानते हो कि जिस तरीके से आप नॉर्मली सोच भी सकते हो कि हम एक टाइम पे सबको खुश नहीं रख सकते, सबकी चीजों को, सबकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते, कभी कोई दुखी होगा, कभी कोई दुखी होगा। तो सिमिलरली एक कंपनी है, बिजनेस है, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कोई भी यूनिट है, हम है या आप है, वो ये भी देखोगे अगर आपकी इनकम इतनी है, आपकी इनकम सम ऑफ 10,000 अगर है, तो 10,000 में आप जो आपकी बेसिक नीड है उतनी ही पूरी कर पाओगे। 20 बढ़ेगी, थोड़ी सी और चीजें पूरी कर पाओगे। 50 हुई, थोड़ी और चीजें पूरी कर पाओगे। 1 लाख तक गई तो और एकदम लग्जरियस लाइफ आराम से जी सकोगे, लिविंग स्टैंडर्ड आप अपना इंक्रीज कर सकोगे। सिमिलरली एक कंपनी है तो उसके पास भी ये तीन प्रॉब्लम आती है कि अगर हम भी जानते हैं कि हम क्या बनाएं, पहले तो क्या बनाए उसके पास आ जाता है कि जो ह्यूमन को वांट्स हैं उसके बेसिस पे हम क्या बनाएं, किस किस ह्यूमन कैटेगरी को हम फोकस करें, इंडस्ट्री को फोकस करें, कस्टमर को फोकस करें, कैपिटल गुड्स को फोकस करें, किस तरह के गुड्स को फोकस करें, किस तरीके के गुड्स और सर्विस हम प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं मैं, ठीक, क्या प्रोड्यूस करूं। दूसरा आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, अब आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करूं, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस अगर हमने देख लिया, फिर हमको देखना पड़ेगा तरीका। तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज कर सको। सही तरीके से यूज करोगे तो आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम आएगी और फिर आप बेनिफिट सामने वाले को या खुद को ज्यादा दे पाओगे। तीसरा आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्यों ये बात आई फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसीलिए बात आई जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ह्यूमन नीड्स क्या है, वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं तो हम सबकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कौन लोग हैं, किन लोगों को हम सेलेक्ट करें, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होगा, किनको हम सेलेक्ट करें और किन के लिए हम वो प्रोडक्ट जो है वो बनाएं। तो इसी चीज से, इन्हीं सारी चीजों को स्टडी करने के लिए आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आया है। आई होप आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको क्लियर हो गया हो कि आपको पढ़ना क्या है, क्यों आप पढ़ने वाले हो इकोनॉमिक सब्जेक्ट। आगे आपकी चीजें मिलेंगी, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, सारे जितने बेसिक चीजें हैं आपके सिलेबस में दी गई हैं वो सारी चीजें पूरी होंगी, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में अभी इस दौरान, अभी इस समय ये क्लियर होना चाहिए क्यों आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ा, किस चीज की आप स्टडी कर रहे हो और ये स्टडी क्यों करना पड़ रहा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपको ये स्टडी करना पड़ रहा है। डेफिनेशन पे जाते हैं तो उसमें यही था, टू स्टडी हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमंग कंपीटिंग एंड। इतना कंपीटिंग एंड्स हैं, उसमें आप कैसे अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कार रिसोर्सेज हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उसको क्या कर सकोगे, एलोकेट करो, ताकि आप सही तरीके से कमा सको, ग्रोथ हो सके, आपकी जो इकोनॉमिक है, अर्थ क्या कहते हैं,
आपका जो इकोनॉमी है वो क्या हो सके, वो ग्रो कर सके। ठीक है, फिर आ जाता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों लिखी हूँ, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इस नाम से भी हैं। एक नॉर्मल माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का आपको मीनिंग लिखना, लेकिन अगर पूछा जाए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसमें जब हम इकोनॉमिक्स के थ्योरीज और मेथड्स को हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग में एप्लीकेबल करते हैं, लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिमिलरली जो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते ही इसीलिए हो कि आप ये डिसाइड कर सको कि आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप खुद हो तो आप कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सको। एक बिजनेस खोलना है तो बिजनेस में कैसे डिसीजन ले सको, इन थ्योरीज और प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेबल कैसे कर सको, इसी की बात आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आपका डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है आपके इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो छोटा सा मेन डिफरेंस है। क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रॉडर चीज की बात करता है। ठीक, इस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ गया और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। ब्रॉडर चीज की बात कर रहा है, सब चीज की बात कर रहा है। ठीक, एक वाइड स्कोप है, सब कुछ पढ़ना है। और क्या है, एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है। सोशल साइंस सब्जेक्ट है क्यों, क्योंकि आपको ये समाज के बारे में बता रहा है, आसपास की चीजों के बारे में बता रहा है, आपके रिसोर्सेज के बारे में बता रहा है, कैसे उसको सही तरीके से यूज करोगे उसके बारे में बता रहा है, आपके अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा है कि आप कैसे अपने अर्थशास्त्र के तरीकों को बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बता रहा है, अप्लाइड है। अब इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज और प्रैक्टिसेस हैं जो बिजनेस में अप्लाई किए जाते हैं, जिनको लगाया जाता है, कौन सा लगाना चाहिए, वो अप्लाइड आपके हो गए। ठीक, फिर डिसीजन ओरिएंटेड है। आपका जो इकोनॉमिक्स है वो आपको बताता है कि आप कैसे अपना डिसीजन ले सकते हो। लास्टली फोकसेस ऑन प्रॉफिट, कॉस्ट, डिमांड एंड प्राइसिंग। तो एक देखा जाए तो ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है आपको एक तरह से बता रहा है कि कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई आप दे सकते हो रिसोर्सेज के हिसाब से, क्या डिमांड हो रहा है, क्या प्राइस रखना चाहिए, कितनी लागत आ रही है आपकी, कितना कॉस्ट आ रहा है, और उसी सब हिसाब से आप कैसे डिसीजन ओरिएंटेड हो, कैसे अपना डिसाइड कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, इसी की बात आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है आपके लिए, क्या लिखा है, एन इकोनॉमिक्स स्टडीज इन्फ्लेशन इन इंडिया। अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करें, जो इकोनॉमिक्स की बात हो रही थी, तो एक इकोनॉमिक्स क्या स्टडी कर रहा है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन का रेट कितना है। वाइल बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या स्टडी कर रहा है कि हाउ इन्फ्लेशन, कैसे ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा, कैसे को, तो इकोनॉमिक्स सेट कर रही है, इकोनॉमिक्स स्टडी कर ही रहा है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगा, जो एक बिजनेस चला रहा है वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि कैसे ये जो इन्फ्लेशन है वो अफेक्ट कर रहा है हमारी डिमांड फॉर कार। जो हमारी मारुति की कार है उस पे ये जो इन्फ्लेशन है उसका क्या, उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इसकी स्टडी बिजनेस इकोनॉमिक्स में होती है। क्लियर हो रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों सब्जेक्ट में। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, और बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इस डिसीजन की बात कर रहे हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी बात करते हैं। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें भी आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है। आगे चल के प्रोडक्टिविटी पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है। इंडिफरेंस कर्व पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है। सारे टॉपिक्स क्या है, कार्डिनल एनालिसिस हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ये सारी चीज दोनों सब्जेक्ट में ही पढ़ाया जाते हैं, दोनों सब्जेक्ट में ही हमें पढ़ना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों सब्जेक्ट, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, कंटेंट सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है, दोनों तरीके से समझाऊंगी आपको। ओके, चलो अब स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। किस तरीके से डेफिनेशन दिया गया है। अभी जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया है ये एक तरह से हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है उसका इवोल्यूशन किया गया है। इवोल्यूशन मतलब कि टाइम टू टाइम उसको चेंज करके क्या क्या लाया गया है। तो जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है आपके, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने सबसे पहला डेफिनेशन दिया था, क्या डेफिनेशन दिया था, वेल्थ डेफिनेशन दिया है। वेल्थ डेफिनेशन में उन्होंने किस पे फोकस किया है, सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ पे फोकस किया है। पैसा कहाँ से जनरेट होगा, वेल्थ कहाँ से एक्यूमुलेट करेगा, वेल्थ कहाँ से आएगा, इसी की बात, वेल्थ कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसकी बात एडम स्मिथ ने की थी वेल्थ डेफिनेशन में। ठीक, जिसमें फोकस ही उनका था कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, वेल्थ कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, इसी की बात उन्होंने की थी। ओके, क्लियर है। दूसरा आता है लिमिटेशन। इसमें क्या था,
कि लिमिटेशन इनका यही था कि वो थोड़े से मेटेरियलिस्टिक हो गए थे और इग्नोर कर दिए थे ह्यूमन वेलफेयर को। क्या हो गया था कि सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा एक इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन मोटिव होना चाहिए? क्या हमें ह्यूमन वेलफेयर के बारे में नहीं देखना चाहिए, सोसाइटी के बारे में नहीं देखना चाहिए, समाज के बारे में नहीं देखना चाहिए? तो यही इसके क्रिटिसिज्म थे, लिमिटेशन थे, जिनकी बात नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने कही थी कि सिर्फ वेल्थ नहीं देखना है। एडम स्मिथ ने कह दिया कि सिर्फ प्रोडक्शन करो और पैसा बढ़ाओ, पैसा कैसे बढ़ाया जाए इसकी बात आपको इकोनॉमिक्स बताता है। लेकिन फिर वेलफेयर डेफिनेशन दिया गया किसके द्वारा? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक मैनकाइंड की स्टडी है ये। वेलफेयर की बात की थी इन्होंने, वेलफेयर और वेलबींग की बात की थी कि सोसाइटी में सोसाइटी को क्या नीड है, सोसाइटी को क्या जरूरत है, इसकी बात उन्होंने ऐड की थी कि सिर्फ हमें वेल्थ कमाने पे नहीं देखना चाहिए लेकिन हमें सोसाइटी के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। और इनका लिमिटेशन क्या था? नैरो, इग्नोर्ड, स्कार्स रिसोर्सेज। अब इन्होंने क्या इग्नोर कर दिया था? इनकी जो सोच थी थोड़ी सी नैरो हो गई थी कि नैरो मीन्स छोटी सोच नहीं, नैरो मीन्स एक तरह से कंसाइज हो गई थी कि उन्होंने सिर्फ वेलफेयर की बात की थी, सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर दी थी। लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर की बात करने के बाद उन्होंने ये बात नहीं की कि आपके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्कार्स हैं, वो लिमिटेड हैं, गिने चुने ही हैं। तो अब गिने चुने हैं तो उसमें क्या किया जाए? इन्होंने इसकी बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ मैनकाइंड की बात की, सोशल वेलफेयर की बात की। तो इसी के बाद नेक्स्ट ऑथर आए थे रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स ने क्या कहा था? उन्होंने स्कैरसिटी का डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ हमें वेल्थ की स्टडी नहीं करनी है कि पैसा कहाँ से कमाया जाए। इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ समाज कल्याण की, वेलफेयर की बात नहीं करनी है। इकोनॉमिक्स हमें बताता है, देखा जाए तो उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ये क्या है? एक साइंस है, सोशल साइंस नहीं है, ये क्या है? साइंस है। विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार मीन्स विच हैव एन अल्टरनेटिव यूज। अब इन्होंने थोड़ी सी समझदारी वाली बात क्या की कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है जिसमें हम ये रिलेशनशिप देखते हैं, ये चीज आपने टेस्ट करते हैं, ये एक संबंध देखते हैं किसके बीच में? ह्यूमन के बिहेवियर के बीच में, कि उसके जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, उसको जो बहुत सारी चीजें चाहिए, जो अनलिमिटेड वांट्स उसके एंड तक जाते रहते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं, और जो हमारे पास स्कार मीन्स है। स्कार मीन्स मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, उनको कैसे हम मैनेज करते हैं, इसकी बात आपकी रॉबिन्स ने बताई थी कि ये है इकोनॉमिक्स की, कैसे उसको मैनेज करना है और कैसे उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज हमको लेकर आना है, कैसे उसको सही तरीके से हमको यूज करना है, इसकी बात आप रॉबिन्स जी ने की थी। और लास्टली आपका आता है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो किसने दिया था? सैमुअलसन ने दिया था। मिस्टर सैमुअलसन ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजप्शन। एक तरीके से इन्होंने सारी चीजों को एक कर दिया। जो एडम स्मिथ ने कहा था कि यस वेल्थ की जरूरत है, इन्होंने भी कहा यस आपको अपने गुड्स के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ध्यान देना है। उन्होंने ये कहा था कि उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको किसको ध्यान देना है? सोसाइटी को भी ध्यान देना है कि सोसाइटी कैसे आपके, जो रॉबिन्स ने कहा था कि स्कार रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस कर रही है गुड्स और सर्विसेज को, ताकि वो आज और कल के समय में कंजप्शन अच्छा कर सके। कंजप्शन अच्छा होगा, पैसा जनरेट होगा, कंजप्शन होगा, सो सोसाइटी जो है वो हैप्पी रहेगी, उसकी जो वेलफेयर पे भी ध्यान दिया जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। साथ ही साथ कैसे ये जो स्कार रिसोर्सेज हैं उसको सोसाइटी बेहतर तरीके से यूज कर सकती है। तो इन सारी चीज की बात की थी उन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन में, जिसको किसने दिया था? सैमुअलसन ने दिया था, जिसमें उन्होंने ग्रोथ डायनेमिक्स ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड बात की थी कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। फ्यूचर में आज के टाइम में तो मिलेगा ही मिलेगा, फ्यूचर का भी ध्यान देना है कि फ्यूचर टाइम में भी हमें वो आउटपुट मिले, वो रिटर्न मिले। तो वो क्या थे? फ्यूचर ओरिएंटेड थे, डायनेमिक थे। डायनेमिक किस तरह में थे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस डेफिनेशन में इन्होंने ये कहा था कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें अपनी चीजों को बदलते रहना होगा, चेंज करते रहना होगा, जैसा सिचुएशन वैसा हमारा अप्रोच। तो इस हिसाब से इन्होंने एज अ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था मिस्टर सैमुअलसन ने। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि एलयू बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, सारे क्लासेस चल रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रहे हैं, 100% सिलेबस कवरेज रहेगा, 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा। डाउट सपोर्ट कैसे रहेगा? तो व्हाट्सएप का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसको जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो जो भी बच्चे अभी नए हो, ज्वाइन नहीं किए अभी तक, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। आपके 3 एजुकेटर हैं, मुझे आप जान गए होंगे, सिमरन, अमृत सर एंड साक्षी मैम, हम तीनों ही आपके कॉमर्स और मैनेजमेंट जो है दोनों सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट,
कोर इकोनॉमिक कंसेप्ट की अगर बात करें हम, तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो पहले हम लोग देख चुके हैं, अभी फिर से वापस से रिवाइज कर रहे हैं। क्या है? स्कैरसिटी की बात करें तो स्कैरसिटी क्या था कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं, और वांट्स क्या है? वो अनलिमिटेड है। इसी की बात आपकी स्कैरसिटी करता है। जब आपके रिसोर्सेज, जो आपको सामान प्रोवाइड हो रहा है, जो एनवायरनमेंट आपको दे रहा है, या जो नेचर आपको दे रहा है, या जो भी सामान आप बना रहे हो, वो क्या है? वो लिमिटेड है, और वांट्स जो है वो क्या है? वो अनलिमिटेड है। ये पहला एक कोर कॉन्सेप्ट आपके इकोनॉमिक्स है। ये स्कैरसिटी जो वर्ड है वो याद रखना कि इसका क्या मतलब है। दूसरा क्या है? चॉइस। अब स्कैरसिटी है मेरे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चॉइसिंग करनी पड़ेगी, चूज करना पड़ेगा बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उसको किस तरीके से, बेहतर तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, इसकी बात आपकी चॉइस में होगी। लास्टली नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब हो गया? कि आप एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मैक्सिमम आउटपुट एंड वेलफेयर। मतलब आप किन दो प्रोडक्ट को मिला रहे हो, या किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को मिलाकर सबसे अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हो, वो आपको कौन बता रहा है? वो आपको बता रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उसी को कहते हैं, वही आपको इकोनॉमिक्स बताता है। इसमें जो एक ये वर्ड यहाँ लिखा है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, क्या हो गया इसको? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन बोलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलो, ये तीनों एक ही वर्ड है, एक ही चीज को बताता है। इसमें यही बताता है कि अगर कंपनी दो चीज की प्रोडक्शन कर रही है, तो उन दो गुड्स को मिलाकर वो ऐसा कौन सा एक पॉइंट आता है जहां पर सबसे मैक्सिमम आउटपुट निकलता है, जहां पर सबसे मैक्सिमम आउटपुट निकलता है या वेलफेयर निकलता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज। लास्टली आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या बात करता है? where demand and supply curves intersect, determining market price and quantity, that is balanced condition where demand is equal to supply। मतलब अगर ये आपका ये अगर एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये डिमांड की लाइन है। क्या हो रहा है इससे? ये आपकी डिमांड की लाइन है, और ये आपकी सप्लाई की लाइन गई। यहाँ पर जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई आ रहा है, उसी को आप क्या कहते हो? इक्विलिब्रियम कहते हो। इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहीं पर मिल रहा है कि जितना डिमांड किया गया था उतना सप्लाई दिया जा रहा है, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां पर इसी की बात की गई है, जहां पर मार्केट डिमांड, मार्केट एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी और मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करते हुए, जहां पर डिमांड और सप्लाई की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक बैलेंस बना रही है डिमांड और सप्लाई के बीच में, तो उसी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। सिंपली अगर इतना जानो तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किया जाता है, जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये इक्विलिब्रियम तीन तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम की बात अभी वही किया था कि जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, की अगर ये पॉइंट था तो ये डिमांड की लाइन थी डी, और यहाँ पर सप्लाई की लाइन गई एस। यहाँ पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यही आपका इक्विलिब्रियम बन रहा है, जहां पर क्वांटिटी है और यहाँ ये प्राइस है। जहां पर बेस्ट क्वांटिटी बेस्ट प्राइस पे मिले, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करिए, मतलब कि बेस्ट क्वांटिटी बेस्ट प्राइस पे मिल रही है, बेस्ट क्वांटिटी बेस्ट प्राइस पे मिल रही है, उसी को आपको क्या कहते हो? मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक, मार्केट प्राइस को लेके होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। वो होता है जहां पर आपको, जो आपका कॉस्ट है, ये आपका प्रॉफिट था, ये आपका कॉस्ट लग रहा था, अगर ये कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि जितना आपको कॉस्ट लगाया है, लागत जितनी लगाई है, उतनी ही आपको प्रॉफिट मिल रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है विद मिनिमम कॉस्ट। जहां पर ये ज्यादा है, जहां पर ये क्या है? ज्यादा है, जहां पर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है कॉस्ट से। अगर ये मोर देन 1 आता है तो मतलब वो क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। 1 आता है तो मतलब इक्विलिब्रियम को कर रहा है, मोर देन 1 आ रहा है तो मतलब बहुत अच्छा है कि कॉस्ट कम लग रहा है, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो रहा है। इन शॉर्ट, अगर जहां कॉस्ट और प्रॉफिट का रेशियो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो इसको कहते हैं परफेक्ट इक्विलिब्रियम, वहां पर वो मैच कर गया। ठीक, वहां पर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, जितना खर्चा लगाया तो उतना प्रॉफिट भी हमको मिल गया, या उससे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है और मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहा है। ठीक, और साथ ही साथ आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गिवन इनकम,
कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर आप और हम हैं। आप और हम जितनी इनकम कमा रहे हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं, उससे हम कितना अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब जितना इनकम हम कमा रहे हैं उसमें हम सारे सामान को खरीद पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कम दाम में या ज्यादा दाम में वो सामान हमको मिल पा रही कि नहीं पा रही है। अगर वो सामान हमको मिल जा रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमको उतने ही अपने इनकम से हो जा रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब आई एम मोस्ट सेटिस्फाइड एट दिस इनकम, इतने इनकम पे हम सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं या अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो ध्यान देना, मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब जहां डिमांड और सप्लाई कर्व इक्वल है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट, खर्चा कम लग रहा है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वहां पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया। और कंज्यूमर जहां पर आप अपनी इनकम आपकी ज्यादा है, इनकम ज्यादा भी है या कम भी है लेकिन आप सेटिस्फाई ज्यादा हो जा रहे हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको, तो उसको हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, तो दो तरीके की इकोनॉमिक्स हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, देखो इकोनॉमिक्स दो तरीके कैसे बनाया गया है, क्योंकि मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। डेफिनेशन में पढ़े हो ना, डायनेमिक है, सिचुएशन के साथ हम आपको चेंज करना पड़ेगा, या आज जो चल रहा है फ्यूचर ओरिएंटेड है, आज जो चल रहा है उसके हिसाब से हमको फ्यूचर को भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो डिसीजन जब लेते हैं फ्यूचर का तो वो क्या आ जाएगा, नॉर्मेटिव हो गया। मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, मतलब आज को देख के हम फ्यूचर का डिसाइड करें कि क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या डिसीजन हमको फ्यूचर में लिया जा सकता है। और पॉजिटिव क्या बताता है, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, ये दो वर्ड याद रखना। पॉजिटिव मतलब व्हाट इज, जो है एज इट इज बता दिया। डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स रहता है तो वो डाउनवर्ड्स ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। ये सारी चीज, जो चीज है, जो फैक्ट्स, थ्योरी, स्टडीज किए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, वो अगर पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स में आते हैं, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को बेस मानते हुए हम क्या करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि क्या अब हम पा सकते हैं, और व्हाट ऑट टू बी, क्या और पाया जा सकता है, क्या और चीजें चेंज किए जा सकते हैं। जो भी हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है, जो फैक्ट्स और फिगर हमको दिए गए हैं कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप ही रहेगा। इसका रीजन है क्यों डाउनवर्ड स्लोप ही रहता है, ये ऐसा डिमांड कर्व जो ऐसा ही क्यों रहता है, इसका रीजन है क्यों रहता है। आगे जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वहां पर ऐसा क्यों रहता है, लेकिन सिंपली आपको नेचर बताना है इकोनॉमिक्स का। तो नेचर क्या है, दो टाइप से आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉइंट क्या करना है इसमें, पॉजिटिव देख रहे हो तो मतलब व्हाट इज, क्या फैक्ट है, क्या फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको बता दी गई। नॉर्मेटिव क्या हो गया, व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या हो सकता है फ्यूचर के बारे में अगर देख रहे हैं तो वो आपको बताता है। साथ ही साथ नेचर और देखा जाए तो इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, आर्ट एंड साइंस बोथ। आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे आर्ट भी है कि इकोनॉमिक्स को अगर हम देख रहे हैं तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव इनोवेटिव कर सकते हैं। और साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, स्टडीज दी गई हैं, प्रिंसिपल्स दी गई हैं, तो वजह से साइंस भी है। तो दोनों तरीके से एक सिस्टमैटिक नॉलेज भी है और एक इनोवेटिव स्टाइल भी हो सकता है आपका। तो दोनों तरीके से आप इकोनॉमिक्स को देखा जा सकता है, दोनों तरीके से इकोनॉमिक्स को लगाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स आर्ट एंड साइंस बोथ है। अब बात आती है आपके स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो शुरू होता है कंजप्शन से। कंजप्शन शुरू हो रहा है ना, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है तो हमें कंजप्शन के लिए अच्छा आउटपुट देना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज करके आपको क्या करना है, कंजप्शन करना है। कंजप्शन के बाद प्रोडक्शन की बात आ रही है, ठीक है, सॉरी, कंजप्शन की बात करना है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए इसकी बात करना है, क्या कंज्यूमर की नीड है उसको देख रहे हैं। ह्यूमन नीड देख रहे हैं ना, ह्यूमन नीड दे रहे हैं, कंज्यूमर की नीड देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं रिसोर्सेज में क्या स्कैर्सिटी है, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज को लेकर है। अल्टरनेटिव यूज देखा, अल्टरनेटिव यूज देखने के बाद हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के बाद उसको एक्सचेंज किया, एक्सचेंज मतलब मार्केट में उसको फैलाया, बांटा, बांटने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आपस में लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और लास्टली ये सारी चीज किसको लेके जाती हैं, ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। तो ये था स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कंजप्शन की बात हो जाती है कि क्या कंजप्शन है, किसको देना है, किसको प्रोवाइड करना है, कौन से कंज्यूमर है हमारे, किस टाइप के कंज्यूमर को हम फोकस कर रहे हैं, कौन से मेरे टारगेट ऑडियंस हैं। प्रोडक्शन की बात करते हैं, किस तरीके से हमको प्रोडक्शन करना चाहिए, लेवल इंसेंटिव करना चाहिए, कैपिटल इंसेंटिव करना चाहिए। फिर आ जाता है आपका एक्सचेंज की बात, एक्सचेंज क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। एक्सचेंज में आपका मीडियम आ जाता है
किस तरीके से आप डायरेक्टली एक्सचेंज करना चाहते हो कंज्यूमर से, कि होलसेलिंग में करना चाहते हो। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कहाँ तक जाना है अपने डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कितने दूर तक आपका वाइड मार्केट फैला हुआ है। और लास्टली कैसे आपके एक बिजनेस की ग्रोथ होगी, कैसे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी खुद की ग्रोथ होगी, इसकी बात करता है आपका इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैंने कहा था कि आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी हम ध्यान रखेंगे। तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अब क्या हो गया, अगर बिजनेस आगे लग गया तो बिजनेस भी लग गया तो कोई ऐसा चीज चेंज नहीं हो गया। अब अगर एक बिजनेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, डिमांड फोरकास्ट करेगा, क्या डिमांड है, कितनी डिमांड है, कितना हमको प्रोडक्शन करना चाहिए, डिमांड के बेसिस पे अपना वो प्रोडक्शन करेगा। तो डिमांड फोरकास्टिंग करेगा, प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस करेगा कि जितना प्रोडक्शन करना है उसकी लागत कितनी लग रही है, कॉस्ट कितनी लग रही है, इसकी बात बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो देखेगा। लास्टली प्राइस क्या रखना चाहिए हमें अपने प्रोडक्ट का, उसकी बात वो देखेगा कि क्या प्राइस रखना चाहिए, मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए कि अपना खुद का प्राइस रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हर डिसीजन, जैसा भी हिज और हर डिसीजन रहेगा वो वैसा करेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखिएगा, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लास्टली प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैसे प्रॉफिट को अपने मैनेज करे, कितना प्रॉफिट बचाए, कितना प्रॉफिट को आगे री इन्वेस्ट कर दे, इसकी बात भी कौन बताता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक, तो डिफरेंस क्लियर हुआ। ये सारी चीज आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स बता रहे थे, मतलब वो हर प्रोडक्शन लेवल पे हर चीजों को देख रहा था। और यहाँ इकोनॉमिक्स क्या देख रहा था कि कंजप्शन ओवरऑल कितना हो रहा है, एक्सचेंज कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, इन सब की बात ये कर रहा था। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होने को है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज इसका डिफरेंस जो है आपके नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी, लेकिन आज थोड़ा सा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपके सामने ग्लिम्स ऑफ इट्स नॉलेज देना चाहती हूँ कि क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जिसमें कंज्यूमर, फर्म और इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपको एक इंडिविजुअल के बारे में ही पढ़ना है, एक फर्म के बारे में पढ़ना है, एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक कंपनी के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जिसमें आप देखते हो कि डिमांड क्या है, प्राइसिंग क्या रखनी है, सप्लाई कितना करना है, क्या उसमें कॉस्ट आनी चाहिए, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी रहेगी। तो इन सब की बातें तो रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का यहाँ पर स्कोप था, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का यहाँ स्कोप था, वही सेम आपके बिजनेस माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब भी हो गया कि इंडिविजुअल यूनिट की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। अगर पूरे नेशनल इनकम की, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन की बात करें, मतलब पूरे इकोनॉमी की बात करें, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो फिर उसमें हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब लार्जली हम बात करते हैं, मतलब एक छोटा पेड़, एक पेड़, अगर एक वन ट्री की बात करें, अ ट्री, तो ये माइक्रो। और अगर सारे ट्रीज को मिला दें, सारे ट्रीज एक जगह आ गए, उन सबको देख रहे हैं हम, पूरे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, या पूरे नेशनल इनकम की बात करें, तो वो किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए डिफरेंस लिखा हुआ है, इसी डिफरेंस को मैं एक एक करके नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, थोड़ा सा देख के आना, फिर हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है। बहुत ही शॉर्ट में बट डिटेल में आपका ये लेक्चर गया है, बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा क्लास। डिटेल में आपका क्लास और चलेगा, लाइव आपके एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगे नेक्स्ट जितने भी रहेंगे। और अभी भी कोई बच्चे हो अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, उसको जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ऐप पे जल्दी से आ जाना, वेट करूंगी मैं आप लोग का। ओके, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।